जय हिंद इंडिया डायमंड्स। आपके साथ में आज रुचिर सर कनेक्ट कर रहा हूँ फिर से क्लासरूम 14 के लिए। क्लासरूम 14 जो आपके पास आज रहेगा डेट इज ऑफ विकैबुलरी के साथ में आपका पैराजम्बस का एक पोर्शन होगा। ठीक है, आई होप आपने वीडियो नंबर जो 13 एंड उससे जो पहले की वीडियोस थी उनको ध्यान से देखा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव रही होंगी वीडियोस हो। ठीक है, देन अगेन जो आज का हमारा पोर्शन होगा इसके अंदर हमारे पास देखो मेन चीज तो पैराजम्बल्स है। पीक्यूआरएस हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पेपर में इसके बहुत एक कंस्टेबल हिस्सा आता है, चाहे एनडीओ चाहे सीडीएस हो। आपके साथ में इसकी टेक्निक डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है, साथ में इसके एग्जांपल्स करेंगे कुछ हम लोग, और साथ में जो और पोर्शन होता है विकैबुलरी का वो तो रहेगा, लेकिन आज आपके साथ में इडियम्स डिस्कस करूंगा। थोड़े से इंपॉर्टेंट इडियम्स होते हैं, हमारे पेपर में आते हैं काफी। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट कुछ इन्फॉर्मेशन और शेयर करूंगा। ध्यान रखना कि आपकी क्लासरूम 15 ऑनवर्ड्स जो होगी, क्लासरूम नंबर 15 वहां से जो हम शुरू करेंगे काम, इसमें रोज आना एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा आपको। ठीक है, 25 क्वेश्चंस होंगे इस मॉक टेस्ट में, एंड इन 25 क्वेश्चंस के अंदर आपके पास जो टेंटेटिव रहते हैं, हमारे एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं कि आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए जाएंगे विद टेक्निक विद लॉजिक, पूरा सोल्यूशंस दूंगा। ठीक है, जैसे आपके पास अपने जो वीकली टेस्ट होते हैं आप उनमें देखते हैं 25 क्वेश्चन का सेट आता है, तो कुछ वैसे ही आपके पास ये पोर्शन होगा। ठीक है, और साथ में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बंद हो जाएगा, हमारे पास अराउंड 1 आवर होगा वीडियो के अंदर, तो इसके अंदर अराउंड 20-25 मिनट्स विल बी फॉर योर मॉक टेस्ट, एंड अंदर अनदर जो टाइम बचेगा हमारे पास 40-45 मिनट्स का जो भी रहता है, उसमें हम लोग अपना विकैबुलरी का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो ये आपके पास आज क्लासरूम नंबर 14 है। पैराजम्बल्स अपना मेन हाईलाइट है। ठीक है, लेकिन साथ में अपने जो एंटो और साइनो है वो अपने लगातार चलते ही रहेंगे, और एटीएम्स वगैरह पोर्शन चलता ही रहेगा। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाओ, और इसमें समझना दिक्कत हो तो मुझे बताना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इडियम। ठीक है, इडियम आपके पास लिखता है टू वाइट वॉश। वाइट वॉश का यहाँ पे मीनिंग आता है टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, बदल देना किसी तरह से। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन क्या आते हैं आपके पास, एक दिया इसने अ क्लीन प्लेस। ठीक है, टू क्लीन अ प्लेस मतलब किसी चीज की सफाई करना। अब इसको आप जैसे घर में आप व्हाइट वॉश करवाते हो, रंग रोगन करवाते हैं, उससे मत जोड़ के देखो। व्हाइट वॉश का मीनिंग होता है वो भी, लेकिन एक और मीनिंग आता है व्हाइट वॉश का, जिसमें कहते हैं कि ऐसे मैच धुल गया या कंप्लीटली ना वॉश अवे वाला सेंस होता है, डिस्ट्रॉय वाला सेंस या फिर रुइन वाला सेंस होता है, तो वो भी होता है व्हाइट वॉश। लेकिन मुहावरे में क्या ऑप्शन है उस पर जरा ध्यान देखें। तो एक दिया इसने टू क्लीन अ प्लेस। ठीक है, यहाँ पे हम किसी चीज को बेटर नहीं बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किसी चीज को आर्टिफिशियली हम लोग डेकोरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई हिंट नहीं है, इसलिए क्लीन अ प्लेस तो आंसर नहीं होगा। टू वर्क हार्ड नहीं, इसका आंसर बनेगा टू रिट्रीव डैमेज रेपुटेशन, मतलब किसी की कोई मान लो मीडिया में कुछ ना रेपुटेशन खराब हो गई किसी रीजन से, अब वो कोशिश कर रहे हैं सोशल वर्क करके अपने आप को रिफॉर्म्स ला करके, चेंजेस करके, अपने हैबिट्स को मेंटेन करके, ताकि कुछ समाज में उनकी जो डैमेज रेपुटेशन है वो सुधर जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं टू वाइट वॉश मीन्स टू रिट्रीव, मतलब होता है किसी को वापस लाना। ठीक है, रिट्रीव डैमेज रेपुटेशन, जो परिस्थितियां खराब हो गई थी उनको सुधारना। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा सी। ठीक है, यूज सम कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स देखो मैं आपको कहूँगा सर वो वॉल्स पे यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स तो मुंह पे लगाते हैं, वुमेन के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक्स यूज करते हो तो क्या लगता है वो कॉस्मेटिक्स हुई, व्हाइट वॉश नहीं हुआ। ठीक है, व्हाइट वॉश के फिर से मीनिंग समझ लो क्या हुए। पहला मीनिंग बोला मैंने टू फैब्रिकेट समथिंग, जैसे हम लोग घर पे पुताई करवा लेते हैं, उसको हम वापस रीपेंट करवा लेते हैं चीज को, एक वो दिया उन्होंने। दूसरा मीनिंग दिया व्हाइट वॉश, इट वॉज अ व्हाइट वॉश बिकॉज ऑफ रेन, मानसून थे, पूरा मैच भूल गया, नहीं हो पाया, अबैंडन हो गया बिकॉज ऑफ रेन, तो क्या बनता है इट वॉज अ व्हाइट वॉश। या सीरीज में होता है, एक टीम हार गई पूरी सीरीज, ठीक है, मतलब एक टीम 3 मैच जीत गई, दूसरी टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई, इट वॉज अ व्हाइट वॉश फॉर द लूजिंग साइड। ठीक है, कई बार हुआ है कि क्रिकेट में देखते हैं हम लोग, इट इज अ कंप्लीट व्हाइट वॉश। ठीक है, उसके बाद एक और हुआ आपके पास मीनिंग किसी चीज की अपनी कहते हैं रेपुटेशन जो खराब थी उसको सुधारना, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है, फिर अगले पे आइए नंबर 2, विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ होता है बिल्कुल आसपास, ठीक है, वेरी क्लोज, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू। ठीक है, विद इन एन एस ऑफ। अब आप कहोगे सर यहाँ पे मुहावरा होता है विद एन एस, आसानी से, आई एग्री कि एक ऐसा मुहावरा है विद एन एस, लेकिन उसके साथ में ध्यान रखो कि विद एन एस होता है, ये विद इन एन एस है, ये फर्क है। विद एन एस होता है इजीली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है विद इन एन एस, इसका आंसर बनेगा समथिंग विच इज वेरी क्लोज। ठीक है, आगे आइए, टू कीप एन ओपन माइंड, मतलब खुला दिमाग रखना, ओपन माइंडेड, खुले विचार के साथ में हम लोग रहते हैं, तो इस केस में बनता है आपके पास टू कीप नो डिस्कशन, ठीक है, ऑन अ सब्जेक्ट अंटिल वन नोज ऑल द फैक्ट्स, मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियर फर्स्ट। ठीक है, आप किसी जजमेंट पे जंप नहीं करोगे, कंक्लूजन पे जंप नहीं करोगे, आप अपने तरह से हर तरह की अप्रोच को ओपन रखोगे। जैसे एक जज होता है कोर्ट में, जज दोनों पक्ष को सुनता है, ठीक है, वो अनबायस्ड रहता है, तो इसमें टू कीप एन ओपन माइंड मीन्स यू आर नॉट जस्ट बायस्ड टुवर्ड्स वन थिंग, यू आर अनबायस्ड रादर, आप एक चीज को सोच के नहीं चलो भाई ऐसा ही हुआ होगा, आप दोनों साइड्स को सुनोगे एंड देन यू विल कीप योर माइंड ओपन एंड गिव अ जजमेंट। ओके, ये चीज है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपके पास, कीप एन ओपन माइंड का आंसर नंबर सी लगता है।
आगे देखिए ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन होता है ऐसा क्वेश्चन जो ज्यादातर डिबेटेबल रहता है, इस पर विवाद होते हैं कई बारी। अ मैटर विदाउट एनी जनरल अग्रीड आंसर, मतलब ऐसी बातें जिस पर कोई ज्यादातर एक साथ एक मत में नहीं आता, ठीक है। यूजुअली देयर आर डिस्प्यूट्स ओवर दीज, ठीक है। सो तरीके से ओपन क्वेश्चन क्या बात करें, पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई बिल पास करना है तो सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे, ऑपोजिशन इजीली तो पास नहीं होने देती बिल, तो दिस इज देन अगेन द डिस्कशन बिकम्स एन ओपन क्वेश्चन, ठीक है। क्या बना पहले कि 370 हटना नहीं चाहिए, हटना चाहिए, ठीक है, दैट वाज एन ओपन क्वेश्चन, बिल्कुल हटना चाहिए था, ठीक है। देन अगेन उसके बाद अगला क्या बना, और भी बहुत सारी क्वेश्चन आती हैं, सेलफोन्स बच्चों को मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, इट्स एन ओपन क्वेश्चन, हार्म्स एंड उसके बेनिफिट्स दोनों ही हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी हैज अ इम्पैक्ट ऑन आवर ह्यूमन माइंड, कि पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है। तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है, फिर से इट्स एन ओपन क्वेश्चन, ठीक है। तो समथिंग विच इज डिबेटेबल, समथिंग विच इज इशू, ठीक है, एन इशू की तरह से ट्रीट करा जाता है, तो उसके साथ में आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समथिंग विच इज नॉट जनरली अग्रीड अपॉन, इसमें लोग एक मत नहीं आते हैं, सहमत आसानी से नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर बना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर क्या बना, बी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखें, अगला हमारे पास सवाल क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ग्रेस्ट ऑन वंस मिल्स, ठीक है। इसका मतलब आता है यूजफुल फॉर वंस पर्पस, किसी चीज के उपयोगी आना, ठीक है। लाभ मिलना इंपॉर्टेंट मीडियम है, ध्यान रखिएगा। ग्रेस्ट ऑन वंस मिल मतलब होता है समथिंग विच इज यूजफुल फॉर सम पर्पस और फॉर सम यूज, ठीक है, उसके उपयोग में आना, ठीक है। उसके बाद आता है कैंगरू कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैंगरू कोड होता है अनऑफिशियल कोड्स, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल मीडिया ट्रायल होते हैं, ठीक है, मीडिया ट्रायल और कुछ नहीं, इसका कैंगरू कोड, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि पंचायत में खा पंचायत जैसे कई बार होती है, तो खा पंचायत में ही डिसीजन ले लिया गया कि ये सब करना है, ऐसा ऐसा इसने गलत करा है, इसको पनिश कर दो, एंड जो कोर्ट सिस्टम है इंडिया में, जुडिशियल सिस्टम है, उस तक लोग नहीं जाते, ठीक है। तो इन दैट केस सच कोड्स वो क्या बन जाती हैं, कैंगरू कोड्स बन जाती हैं, ठीक है। मतलब हिंदी में इसको कंगारू का कोड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बनता है, कैंगरू कोड्स, अनऑफिशियल कोड्स होती हैं। यहाँ पे डिसीजन यूजुअली क्या लिया जाता है, बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटीज, इस तरह से लिया जाता है, रिलीजन पे जाता है, यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ज्यादातर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगाते अपनी कंट्री के, तो इसमें क्या लगता है कि यहाँ पे अनऑफिशियल कोड बन जाती हैं या फिर कैंगरू कोड बन जाती हैं, ठीक है। देन आता है आपके पास इन द डोलड्रम्स, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है। इन द डोलड्रम्स होता है मतलब बहुत उदास, लो स्पिरिट्स, ठीक है, उदासीन, जिसमें काम अच्छा ना चल रहा हो, हैप्पी ना हो, ठीक है, या बहुत ग्लूमी सी कंडीशन बन जाए, डल सी कंडीशन बन जाए, तो आपके पास क्या बनता है, इन द डोलड्रम्स, वो परेशानियों से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर आता है वाइल्ड कैट स्ट्राइक, अ स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय अ ट्रेड यूनियन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। कई बार ये होता है कि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं ये लोग स्ट्राइक डिक्लेयर करते हैं फॉर द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पे वर्कर्स हड़ताल पे चले गए और उनकी ट्रेड यूनियन का जो यूनियन है वो कह रही है हड़ताल नहीं करनी है, या उनके परमिशन के बिना वर्कर्स हड़ताल पे या स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। तो इन दैट केस दैट बिकम्स अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ठीक है, या स्ट्राइक जिसमें यूनियन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वर्कर्स ही इन्वॉल्व हैं, वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्राइक विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन, अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ठीक है। अगले पे आइए, टू फाइट शाई ऑफ, टू फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है टू कीप अलूफ फ्रॉम, ठीक है, लोगों से अलग अलग रहना। शाई वर्ड से आपको आंसर मिल सकता है अलूफ का, ठीक है, अलग थलग रहना, ठीक है, हर्मिट लाइक रहना, ठीक है, एक रिक्लूस का जीवन जीना, ठीक है। टू फाइट शाई ऑफ मीन्स टू बी अ काइंड ऑफ अलूफ और कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, ये सेंस लगा के चला। आता है हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है भाई कोई चॉइस ही ना देना, एक तरफ खाए एक तरफ कुआं, किधर कूदोगे, ठीक है। तो मतलब क्या बनता है, कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये सेंस बनता है। तो इसके अंदर हैव नो चॉइस एट ऑल, मतलब कोई उसके पास चॉइस ही नहीं है, ठीक है, कहता है भाई इधर से भी प्रॉब्लम है उधर से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इट्स एन हॉब्सन्स चॉइस, मतलब जहाँ को भाई तुम्हारे पास ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, कहता है सामने से दोनों ही मेरे लिए बेकार है, मेरे तो कोई चॉइस ही नहीं बची, तो इसके लिए क्या पॉइंट बनता है, इट्स अ हॉब्सन्स चॉइस। फिर आता है आपके पास टू हैव एन एज ऑन, टू हैव एन एज ऑन होता है टू बी स्लाइटली बेटर देन अदर। हम लोग क्रिकेट में ही देख लेते हैं, राइट नाउ इंडिया एंड वेस्ट इंडीज की बात करें तो इंडिया हैज एन एज ऑन वेस्ट इंडीज, ठीक है, इसलिए हम लगातार वहाँ पे सीरीज जीते जा रहे हैं। हाँ, अगर वो वेस्ट इंडीज 80s वाली टीम जो होती, और सोचो इंडिया की जब टीम 80s में दशक में हम लोग खेलते थे, हम एक टीम बना रहे थे उस समय, ठीक है, जो कंडीशन इस समय वेस्ट इंडीज की हो गई है, तो एक समय पे इंडिया की भी वही कंडीशन होती थी, ठीक है। ग्रेजुअली टाइम एक साइकिल होती है, जो टीम ऊपर थी वो नीचे आई, नीचे वाली टीम ऊपर वापस बन गई, ठीक है। तो पॉइंट क्या बना, अब इस समय राइट नाउ एट दैट प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है कि इंडियन टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है वहाँ पे, तो राइट नाउ इंडिया हैज एन एज ऑन। या इवन होता है कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं, कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो किसी गिवन पिच पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो या कुछ बैट्समैन ऐसे हमारे पास हैं, तो क्या पॉइंट बनता है, वी गेट एन एज ऑन अदर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सपोज दोज हु हैव गुड वोकैबुलरी विल ऑलवेज हैव एन एज ऑन दोज हु डोंट,
ठीक है, तो उनके पास एक प्लस पॉइंट रहता है अच्छी वोकैबुलरी का, वो एग्जाम में ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेंस बनता है इसका टू हैव एन एज ऑन। फिर आता है आपके पास इन स्लैक क्लॉथ एंड एशेस, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस रिग्रेट्स फॉर रॉन्ग डूइंग्स, मतलब पब्लिकली आकर के माफी मांगना कि भाई मैंने गलत किया था, ये काम ठीक नहीं था, इसको क्या बोलते हैं इन स्लैक क्लॉथ एंड एशेस। इसका फ्रेज का मीनिंग है टू पब्लिकली एक्सप्रेस कि हाँ ये काम मैंने गलत करा है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, उसमें अपनी जो रॉन्ग डूइंग्स थी उसके लिए उसने रिग्रेट करा, पछताया है, ठीक है। रिपेंट का सेंस लगा सकते हैं, लेकिन रिपेंट भी ऐसी जो मीडिया के आगे उसने पब्लिकली आकर के अपना बोला कि हाँ ये काम मुझसे गलत हुआ है, ठीक है। तो ये सेंस बनता है नंबर 12 के अंदर, टू पब्लिकली एक्सप्रेस रिग्रेट ऑफ सम रॉन्ग डूइंग या फॉर सम रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है। अगले पे आइए, विद अ स्ट्रिंग। विद अ स्ट्रिंग होता है आपके पास सेंटेंस के अंदर गिफ्ट और एड विद कंडीशन, मतलब सेंटेंस के अंदर कंडीशंस अप्लाइड आ जाता है कई बार, ठीक है। आपके पास ऑफर्स आते हैं कंपनीज के नीचे, उसमें एक एस्टेरिस्क स्टार बना होता है, नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है। तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है, उपहार तो है लेकिन साथ में क्या है, कंडीशन जुड़ी हुई है कि अगर ये परिस्थितियां पूरी होंगी, ये सिचुएशंस अगर आप पूरी करके दोगे, कंडीशंस पूरी करके दोगे, तो ही आप उसके लिए वैलिड हो, इसलिए आप लोग वो चीज मिल सकती है, ठीक है। तो इट हैज कम विद अ स्ट्रिंग, ठीक है, विद अ स्ट्रिंग अटैच्ड, ठीक है। ऑल पॉलिसीज, और जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, हमें लगता है हमें बेनिफिट मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड्स का एग्जांपल लगा लो, दे ऑल कम विद अ स्ट्रिंग, मतलब क्रेडिट कार्ड में आपको इजी मनी मिल जाता है, आप इजीली परचेस कर लेते हो, बट सी व्हेन यू हैव टू पे बैक, आपको इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग कितना ज्यादा देना पड़ता है। तो इस केस में अगेन पॉइंट क्या बनता है, दे ऑल कम विद अ स्ट्रिंग, ओके। अगला क्वेश्चन आता है टू सेट स्टोर्स बाय, टू बिलीव समथिंग इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये सेंट बनता है टू सेट स्टोर्स बाय, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा जरूरी मानना। अब इसको ऐसे समझ लो कि एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सबसे पॉपुलर दुकान जो खाने की है उसके अगल बगल ही हमें और खाने की दुकानें मिलती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये पॉपुलर दुकान में पूरा फुल हो गया तो कस्टमर्स दूसरी दुकान पे ही जाएंगे, तो दे सेट देयर स्टोर्स बाय द मोस्ट पॉपुलर शॉप, ठीक है, इन द मार्केट प्लेस। तो उसी तरह से एग्जाम्पल याद रख लो कि यहाँ पे समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाए, उसके ही आसपास चीजें और लोग लगा लेते हैं अपनी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, टू सेट स्टोर्स बाय, याद कैसे रखा मैंने, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है टू होल्ड समवन इन लीश, लीश होता है चेन्स में, ठीक है, जैसे किसी ना डॉग को हम लोग लीश नहीं करते, हम लोग चेन बांधते हैं उसको, वैसे ही कुछ बोला। टू होल्ड समवन इन लीश का मतलब होता है टू रिस्ट्रेन समवन और टू कंट्रोल समवन, किसी को या तो बंदी बना के रखना, किसी को या तो स्लेव बना के रखना, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है, किसी के अधिकार कम करके रखना, ठीक है, रिस्ट्रेन्स या फिर उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखना, ठीक है, रोक लगा के रखना। तो ये आपके पास आंसर बनता है टू रिस्ट्रेन समवन और टू स्टॉप समवन, टू रिफ्रेन समवन, टू कंट्रोल समवन, ठीक है। या टेम का सेंस भी आ जाता है, TAME, टू टेम समवन, ओके। फिर आइए टू कूल वंस हील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू कूल वंस हील्स होता है किसी की प्रतीक्षा में रहना, ठीक है, मतलब भाई बस स्टॉप पे वो बस की वेट कर रहा था, ही वाज कूलिंग हिज हील्स एट द बस स्टॉप जस्ट वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनता है, टू कीप वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, सेंटेंस के अंदर बनता है टू कूल वंस हील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। अगले स्लाइड को देखिए क्या आता है हमारे पास, अगला निकलता है टू सेट स्टोर्स बाय, तो शायद रिपीट हो गया, टू बिलीव समथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगला देखो, टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो, मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बातें करना, ठीक है, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ठीक है, मतलब किसी चीज को हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति करके बोलना, बढ़ा चढ़ा करके बोलना, तो ये चीज क्या बनता है आपके पास, टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो, ठीक है, मतलब एक सोचो एक तीर कमान में आपने कमान पे एक लंबा सा वो खींच दिया बो का उससे, ठीक है, अब उसको एरो चलाना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसने जितना लंबा खींचेगा उसको उतना ही वो दूर जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या बना, सेंस थोड़ा सा बदल गया, यहाँ पे हम किसी चीज की एग्जैगरेशन कर रहे हैं, किसी चीज को बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, एक जो छोटा सा पॉइंट था उसी को उन्होंने काफी ज्यादा बोल दिया, इसको इन टर्म्स ऑफ ना थोड़ा सा स्पाइस अप करके या थोड़ा सा ऐसा बना करके लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो दे ड्रू अप अ लॉन्ग बो, जैसे कई बार हम लोग स्टोरी सुना रहे होते हैं किसी को, तो हम अपने आप से चीजें ऐड कर देते हैं उसमें, तो वी ड्रॉ अ लॉन्ग बो इन दैट केस, ठीक है। ये वर्ड को देखो जरा, टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, तो जॉन्डिस आई का मतलब होता है कि किसी के प्रति पक्षपात की भावना रखना, ठीक है, प्रेजुडिस की भावना रखना, ठीक है, टू बी प्रेजुडिस और टू बी बायस्ड, ठीक है, ये सेंस निकलता है, ठीक है। और या फिर सेंटेंस क्या बनता है, किसी को ना इंफीरियर समझना, किसी को अपने से या दूसरे वाले से कमजोर समझना, जैसे फॉर डिकेड्स इन इंडिया इवन, ठीक है, अब तो सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है, इनफैक्ट women are better in some cases and men in, ऐसे भी अलग अलग चलते हैं, rather they are always ये तो बेटर हमेशा से ही, लेकिन स्टिल
अब इवन प्रोफेशन में भी देखो आप बराबर से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या बनता है, इन द ओल्डन डेज, ठीक है, इवन इन रिमोट एरियाज इन विलेजेस, अभी भी पीपल हैव अ जॉन्डिस आई टुवर्ड्स वुमेन, दे गिव अ जॉन्डिस आई, व्हाई, बिकॉज उनको लगता है कि वुमन वो काम नहीं कर सकती जो मैन कर सकता है, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज में हमारे, लैक ऑफ एजुकेशन ही कहूंगा उसकी रीजन यही है। तो पॉइंट क्या बनता है, नो लॉन्गर यूथ ऑफ इंडिया नो लॉन्गर हैव अ जॉन्डिस आई टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर, ठीक है, टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, ये लगा के चला, मतलब यहाँ पे वो प्रेजुडिस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ मीनिंग क्या पूछ रहा है, टू हैव अ जॉन्डिस है, तो मीनिंग बनता है टू बी प्रेजुडिस्ड, टू बी बायस्ड, ठीक है, किसी को इन्फीरियर समझना कि इसके पास वो क्वालिटी नहीं है, ये नहीं कर सकता, ठीक है, जो एक नेगेटिव मीनिंग में जाता है। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, रैंक एंड फाइल मीन्स अ कॉमन पर्सन, एक साधारण इंसान, ठीक है, मतलब एक ऑर्डिनरी इंडियन, हम जो हैं सब लोग, ठीक है, मिडिल क्लास ऑर्डिनरी इंडियंस, तो हम लोग क्या लगा के चलेंगे, वी आर ऑल कॉमन पीपल, ठीक है, वी इलेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आस्क द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज फॉर आवर बेनिफिट्स, वी पे टैक्सेस फॉर अगेन फॉर दोज बेनिफिट्स, बट स्टिल हम लोग एक कॉमन इंसान है, कॉमन इंसान के पास सेविंग्स का भी एक सबसे बड़ा हथियार होता है, ठीक है। हाँ, रिच पीपल नहीं, आर्मी पर्सनल बिल्कुल नहीं लगाना, प्लीज याद रखना, वो रैंक से समझ आता है कि सोच रहे हो कि यहाँ पे वो मेडल्स की बात हो रही है, रैंक्स की बात हो रही है, नो, उन सब की बात नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रैंक एंड फाइल मीन्स अ कॉमन पर्सन, कॉमन मैन, ये ध्यान रखे चलो। फिर अगले पे आ जाइए, देखिए एक क्वेश्चन में आता है आपके पास पैराजम्बस का हिस्सा, ठीक है। सो मैंने अभी आपको जो 20 इडियम्स करवाए हैं, आई होप इनको आप नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं बेटा जी अपने पैराजम्बस वाले हिस्से पे कि पैराजम्बस को कैसे सॉल्व करना होता है, किस तरह के पैराजम्बस हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो देखो अब जरा ध्यान से, नाउ जब हम पैराजम्बस की बात करते हैं तो पैराजम्बस हमारे पास एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, दो तरह के पैराजम्बस आते हैं, ठीक है। एक आपके पास टाइप 1 ऑफ पैराजम्बस जो है, उसके अंदर आपके पास सेंटेंस ऐसा मिलता है जैसे कि S1 फिर S6 और फिर PQRS, ऐसे करके होता है, एक टाइप ये है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस के अंदर उन्होंने एक सेंटेंस लिख दिया है, यहाँ पे एक सेंटेंस होगा आपके पास, उसके बाद कॉमा लगा करके फिर वो एक ऐसे को P फिर Q फिर R और फिर S ऐसे करके अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। इवन ऐसा भी कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि वो P का हिस्सा है, एक्चुअली वो P का हिस्सा नहीं होता है, उसमें S6 नहीं होता, ये S1 के ही बराबर होता है, ठीक है। आप जब अपने प्रैक्टिस करोगे अपनी जो आपको वर्कबुक्स रीडियो से मिली हैं तो आपको समझ आएगा कि मैं किस तरह की प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं PQRS के जहाँ पे कुछ ऐसा होता है S1 फिर PQRS और फिर S6, ये इसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, बीच में ये जम्बल्ड सेंटेंस होते हैं। पैराजम्बल्स का मतलब ये क्या है, जम्बल कर रखा है उन्होंने, सेंटेंस को आप आगे ऊपर नीचे सब मिक्सअप कर रखा है, यू हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट, कहते हैं सेंसिबल सेंटेंस, जो एक राइट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो आपको निकालना होता है, ठीक है। सो ये टाइप 1 है। टाइप 1 के अंदर क्या रूल्स ध्यान रखने इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। टाइप 1 का देखो मैंने आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर बताएं, अगर आपको एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, आपको टाइप 1 में S1 S6 वाले जो सेंटेंस होते हैं इनमें आपको या तो S1 S6 फिर PQRS ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सेंटेंस शुरू कर दिया होगा उसने, उसके बाद में कॉमास के बाद में इस तरह से PQRS एड्रेस कर रखा होगा, या फिर आपको S1 फिर PQRS और फिर S6, और कभी कभी S6 नहीं भी होता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। अब आगे की बातें देखिए, इसको इरेज करना पड़ेगा। अब जो और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर बात करें, ठीक है, साथ साथ नोट करते जाना, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना, 2 बारी 3 बारी जितनी बारी देखनी है, और फिर उसके फेयर नोट जरूर बनाना, ठीक है। अब देखो आपके पास जब टाइप 1 आएगा लिखा हुआ तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ध्यान रखना है अपना एक सीक्वेंस को फॉलो करो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऐसे ध्यान रखो कि हमेशा सेंटेंस में कर्ता पहले आता है और फिर कर्म आता है, ठीक है। जब आप ये सीक्वेंस लगाना सीखोगे तो आपको ना पेयरिंग लगाने में इजी पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये है, अभी सबको प्रूफ करके दूंगा आपको मैं। फिर नंबर 2 आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है ऑन इडियम्स, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फ्रेजल प्रीपोजिशंस पे, मैंने ऐसा क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में एक इडियम का एक हाफ एक हिस्से में होता है और अगला हाफ अगले हिस्से में। सपोज अगर कुछ ऐसा हुआ कि अगर मेरे पास S1 लिखा हुआ, उसने लिख करके टाइम, ठीक है, P, ठीक है, लिखता है इज अ वेल नोन, ठीक है, Q एडेज, ठीक है। यहाँ क्या लिखा मैंने ADAGE, एडेज कहावत बोलते हैं, ठीक है।
आर वेट्स, ठीक है। उसके बाद लिखता है एस फॉर नन, ठीक है। अब ऑप्शन लिख के देते हैं आपके पास वो सेंटेंस के अंदर, एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऐसे करके आपके पास 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड होते हैं जिसमें से एक सीक्वेंस आपका सही होगा, ठीक है। अब किसी को अगर ये इडियम याद होगा तो उसको ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। अब मैंने सपोज क्या करा, एक ऑप्शन एस नहीं था, छोड़ दिया, एस नहीं था मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या करा, सबसे पहली बात मैंने एक ऑप्शन आपके लिए बना दिया, सेंटेंस के अंदर लिख दिया मैंने आर क्यू एस पी, ठीक है। फिर एक मैंने ऑप्शन लगाया सेंटेंस के अंदर टाइम एंड टाइड, फिर आर एस, ठीक है। फिर अपना पी, ठीक है, वेट फॉर नन, ठीक है, वेट्स फॉर नन वाली बात है, टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन इज अ वेल नोन एडेज, ठीक है। तो क्या लिखा आपके पास P एंड आपके पास Q, और दो कोई और उल्टे से ऑप्शंस होंगे। तो अब आपको सीक्वेंस निकालना है, तो आपको ये पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट से शुरू करना है, टाइम इज योर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। तो आपने शुरुआत कैसे करी, टाइम लिखा आपने, ठीक है। अब अगला देखो, टाइम के साथ में, ठीक है, वेट्स फॉर नन, कि टाइम एंड टाइड का वैसे मुहावरा होता है, ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर, लेकिन मैं सिर्फ टाइम सिर्फ एग्जांपल क्रिएट करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो टाइम के साथ में क्या लिखना है मैंने, अगला वेट्स, ठीक है, टाइम वेट्स, ठीक है, फॉर नन। क्या है ये एक कहावत है प्रसिद्ध, इज अ वेल नोन एडेज, तो मतलब पी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आर एस पी क्यू आपके पास ये आंसर है, ओके। तो ये जस्ट जनरल सा मैंने एक आइडिया दिया आपको कि आपको क्या ध्यान रखना होता है, किस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आपको ध्यान देना है, ओके। तो जितने भी इडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं, उन पे आपको केयरफुल रहना है कि उनका क्या पेयरिंग किया गया है, किस तरह से उसको यूज किया गया है, ठीक है। उससे आपको अपना जो एक स्ट्रक्चर होता है निकालने में, कौन सा राइट अप्रोच लगाना है, उसमें काफी इजी पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इसका अपना ध्यान से देखो, मैं बोर्ड ब्लैंक छोड़ रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, आप देखो उसका आपको क्लियर व्यू मिल रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन से आप इसको फेयर जरूर करना, ठीक है। चलो इतना ऐसा मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, खाली थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा दूँ इस चीज की। तो ये एक मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया कि आपको मैंने जो बोला कि एक तो फॉर्मूला एस्टैब्लिश करो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, दूसरा अपने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं, फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, इन पे ध्यान दो कि यहाँ पे कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन की पेयरिंग लग रही है, तो कहाँ पे लग रही है और कैसे लग रही है, ठीक है। अब अगला देखो, सेंटेंस के अंदर आपके पास ध्यान रखना है कितने PQRS में कितने सेंटेंसेस हैं, इस पे भी जरा नजर डालो। S1 आपके पास गिवन है, इसको ढूंढना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास PQRS और S6, ये भी आपके पास गिवन होता है, इसको भी आपको ढूंढना नहीं पड़ता। मतलब टोटल कितने सेंटेंसेस हैं, ये 6 सेंटेंसेस हैं, मतलब सेंटेंस 2 3 4 5 को उन्होंने कर दिया है जंबल, इन्होंने उसको कर दिया है सारा मिक्सअप, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है इस वाले हिस्से को, आपको S1 गिवन है, आपको S6 भी गिवन है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आपको बस ये PQRS को अपने एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो मतलब आपको इधर के हिस्से के लिए फिर ये क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक सपोज PQRS, ठीक है, ऐसे इसने B ऑप्शन लगा दिया आपके लिए, एक C ऑप्शन लगा दिया, अलग अलग तरह के ऑप्शन इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई एक ही राइट आंसर होगा, बाकी आंसर गलत होंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे को किस तरह के ऑप्शन उसने ऊपर सेंटेंसेस में लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे B C और D करके आपके पास QRSP, ठीक है, SRQP, या फिर कुछ और ऑप्शन मैंने लगा दिया, ठीक है, QSPR, कोई एक ही सीक्वेंस सही होगा जिसके अंदर ये 2 1 2 3 4 5 6 का प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप 1 जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपके पास सबसे मुश्किल वाला ऐसा बता रहा हूँ पहले, इसके अंदर टाइप 2 आता है बाद में, तो और इजी है, ये समझ जाओगे तो अगला इजी अपना आप ही आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको मेन चैलेंज होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला की बात बताई मैंने, आपको एक इडियम और प्रीपोजिशन की बात बताई, इसका ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आप S1 को चेंज नहीं कर सकते, S6 को चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होता है। जो सीक्वेंस में अरेंजमेंट चाहिए वो किसका चाहिए, PQRS का, उसके लिए भी एक सीक्वेंस नीचे दे दिया गया है कि इन 4 में से एक राइट आंसर है, तो उसको निकालो क्या करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना था, देखो सोल्यूशन निकालना था। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आएगा आपके पास, रीड द ऑप्शंस, ठीक है। सबसे पहले काम क्या आएगा आपके पास, रीड द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। इसी से हमारा काफी कुछ काम इजी हो जाता है। कैसे, देखो कई बार ऐसा होता है कि A B C और D के अंदर ऑप्शंस कुछ ऐसे लिखे होते हैं आपके पास कि PQRS, ठीक है, RSQP,
फिर लिख दिया आर क्यू एस पी, और एक लिख दिया उसने कि क्यू एस पी आर। ठीक है, अब मुझे अगला काम करना है सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट देने का। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा S1 के साथ में जो उसने सेंटेंस में पी क्यू आर एस और S6 लिखा होता है, बच्चे बिना ऑप्शंस को पढ़े हुए, ये ऑप्शंस को रीड नहीं करते वो लोग, वो सीधा क्या करते हैं, अरेंजमेंट पे चले जाते हैं। ठीक है, ये मत करना। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपके पास एक लेटर मिल रहा है P, एक मिल रहा है R, फिर R और फिर Q। मतलब एक बात पक्का है, मेरे पास जो 6 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जो ये 6 सेंटेंसेस हैं मेरे पास, इन 6 सेंटेंसेस में से एक ऑप्शन मेरे पास प्रोवाइडेड ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये S1 गिवन है, S6 गिवन है, मुझे नंबर 2 निकालना है। अब नंबर 2 कौन सा नहीं हो सकता, देखो ये P से स्टार्ट हो रहा है, या R से स्टार्ट हो रहा है, ये Q से स्टार्ट हो रहा है, मतलब S का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बात, आपकी डिफिकल्टी लेवल कम हो गया, आपने 100% डिफिकल्टी से 75% डिफिकल्टी पे आ गए। कैसे? क्योंकि अब आपको S के बारे में सोचना ही नहीं है। जो S है, क्योंकि उससे कोई सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इस वजह से आपको वो सेकंड ऑप्शन नहीं बन सकता, और मुझे सेकंड ऑप्शन ही निकालना है सबसे पहले, 1 के बाद 2 ही निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा काम इजी बनाने का हेल्प कर देगा कि भाई यहाँ पे आपके पास बार बार S पे ध्यान नहीं जा रहा है आपका। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए कंसिडर नहीं करना है। हाँ, ये सेंटेंस 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था, लेकिन ये सेंटेंस 2 नहीं बनेगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब मैचिंग करने लगोगे तो S1 के साथ में या तो P Q R S में ही सेंटेंस नंबर 2 हिडन है, उसमें से आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, इसका काम प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, तो ये आपके को एक और चीज़ ध्यान रखने की थी, ध्यान से इसको फॉलो करो। फिर से कहूँगा इसके नोट्स बनाते रहो, और दिक्कत आए तो ऑफलाइन में आके मुझे ज़रूर मिलना। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ है आपके पास। अब अगला ऐसा देखिए, अब इसके कुछ हमें एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे। टाइप 2 में बताऊंगा आज नहीं, अगले पार्ट 2 में। टाइप 1 आज कवर कर रहा हूँ, टाइप 2 अगले पार्ट 2 जो बनेगा वीडियो अगला, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको उसका टाइप 2 कराऊंगा। ठीक है, जो ऑफकोर्स अगली वीडियो में आएगा। 50 जो क्लासरूम नंबर 14 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2 हिस्सों में आएगी। ठीक है, तो चलो अब जरा इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके साथ में मेरे पास इस समय जो टाइप जो दिया 1 वाला, उसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब सबसे पहला काम देखो क्या है, अ हाई परसेंटेज ऑफ, ये आ गया S1, ये आ गया आपके पास S6, बीच में अरेंजमेंट दे रखे हैं इसने PQRS। अब आप ये मत करो कि ये लेकर के आप शुरू हो गए बस अरेंजमेंट ऑफ के बाद सारे लगाने, नो, आप सबसे पहले ऑप्शंस पे जाओ। अच्छी बात है, इसमें S Q P R चारों ही अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा होता जिसके अंदर 2 बारी S लिखा होता, एक Q होता, एक R होता, P से होता ही नहीं कोई, तो मैं P को कंसिडर ही नहीं करता रीड करने में, क्योंकि वो सेंटेंस नंबर 2 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना था, सेंटेंस नंबर निकालना था, तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6, मेरे पास ये गिवन है, मेरे पास ये गिवन है, मुझे नंबर 2 निकालना है। ठीक है, और नंबर 2 के अंदर चलो यहाँ तो चारों ही ऑप्शंस आ गए हमारे पास, PQRS से स्टार्ट होते हुए, इजी हो गया, जबकि इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ये इजी हो गया। अगर डिफिकल्टी होती तब होती जब 2 Q से होते, 2 S से होते, तब फंसते इंसान, तो उनमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो देखो जरा, अब अगला इसमें एक तरीका क्या था आपके पास, आंसर तो मैंने लगा रखे हैं देखो, लेकिन फिर भी ये लॉजिक देख लो। अ हाई परसेंटेज ऑफ, ऑफ किसी चीज की होती है, ऑफ के बाद में नाउन आता है। अब आपको देखना है कि नाउन कहाँ पे आ रहा है, ऑफ के बाद में प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन तो आएगा नहीं, तो आपने इन हटा दिया यहाँ से, मतलब P वाला ऑप्शन आपका हो गया है कैंसिल, ये तो हो नहीं सकता। अब हाई परसेंटेज ऑफ, उसके बाद में एंड लगा रहा है, कंजंक्शन कहाँ से आ गया, ठीक है, ऑफ के बाद तो नाउन चाहिए होता है, तो ये आपके पास Q वाला ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। नंबर 2 सेंटेंस Q नहीं हो सकता, जैसे नंबर P नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था और ये कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन चाहिए होता है हमें। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, कौन सा ऑप्शन कैंसिल हुआ आपके पास, Q वाला। अब बचा आपके पास RP और बचा SP। अब SP आंसर क्यों बना, देखो जरा, हाई परसेंटेज ऑफ हार्ट अटैक्स अकर, ये होते हैं, ठीक है, उसके बाद P लगा के चल रही है किसमें, इन कोल्ड वेदर, ठीक है। फिर अगला आपके पास Q का ऑप्शन लग रहा है, एंड मोर पीपल एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर R का इस्तेमाल, हार्ट फेलियर ऑन मंडेज देन, अब देन आ रहा था ना देखो, और देन के साथ में क्या क्लिक करना था, S6, देन ऑन द एनी अदर डे, मंडे देन ऑन एनी अदर डे, देखो लिंक बना, कंजंक्शंस के साथ में भी बन जाता है हिंट, ठीक है, ग्रामर भी अप्लाई हो जाती है इसके अंदर। तो इस वजह से जो इसका आंसर आपने मैच करा वो क्या करा, ए वाला, ओके। और देखो इसमें क्लाइमेट चेंज ड्यू टू, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज के साथ में फिर से देखो, अब यहाँ पे 2 बार एस आ गया, एक P आ गया, एक R आ गया।
किसके साथ में ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, मेरे को फिर से वही करना था, सेंटेंस के अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखा मैंने, ये गिवन था, ये गिवन था, इसको निकालना है मुझे, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज, वैसे तो मुझे पता है ड्यू टू होता है, अपना आप में फ्रेज होता है ये, ठीक है, वो अपना आप समझ आता है कि टू दो जगह लगा हुआ है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस पूरा बनाते हैं, ठीक है। अब क्या बनता है, अब S1 आ गया आपके पास, क्लाइमेट चेंज ड्यू। अब अपने ऑप्शन देखो जरा, SSPR, क्यू से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, हल्का सा पेंसिल से लाइन बना देना कि मुझे नंबर 2 में क्यू नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब या तो ये P से स्टार्ट होगा, या तो ये R से होगा, या ये S से स्टार्ट होगा। अब देखो जरा, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू, ठीक है, टू दो जगह मिल रहा है, S में मिल रहा है एंड P में मिल रहा है, किस में नहीं आया, R में, तो R का ऑप्शन भैया हो गया है कैंसिल, क्योंकि ड्यू के बाद में मुझे टू लगाना पड़ता है की वजह से, ड्यू टू, ठीक है। फिर अगला आया देखो, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू राइस प्रोडक्शन, क्या राइस प्रोडक्शन क्लाइमेट चेंज लेके आता है, नहीं, ठीक है, तो इस वजह से P ऑप्शन आपका हो गया है कैंसिल। ये श्योर हो गया कि सेंटेंस के अंदर ड्यू टू के बाद में मुझे चाहिए नाउन, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग, सीधा सीधा मैच हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, S लगाया आपने। अब S के साथ में दो ऑप्शन है, SQ एंड SP, अब आपको अगले हिस्से को मैच करना पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, फिर आप Q का इस्तेमाल करोगे, कॉजिंग चेंजेस इन रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद फिर लग रहा है R का ऑप्शन, इज अ न्यू चैलेंज टू राइस प्रोडक्शन एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एग्रेरियन सोसाइटीज, ठीक है, कृषि प्रधान देशों के लिए समस्या है ये, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए जो खेती थी धान की, राइस वगैरह की, उस पर असर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या लगा के चले, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, S, फिर Q, कॉजिंग इज, क्या कर रहा है ये, ग्लोबल वार्मिंग, कॉजिंग चेंजेस इन रेनफॉल, R का इस्तेमाल करा, इज अ न्यू चैलेंज, फिर P का इस्तेमाल टू राइस प्रोडक्शन एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। इस वजह से आपने आंसर क्या लगाया इसका, SQRP, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखिए अभी, अगला निकलते हैं, डैड वेंट फिशिंग, ठीक है। अब ऑप्शन पे जाना सीधा, फिर से देखो 6 सेंटेंसेस हैं, ये काम करने से मत भूलना, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, मार्क्स बच ही जाते हैं, गलती होने से रह जाती है, ठीक है। ये गिवन है, ये गिवन है, इसे निकालना है नंबर 2, ठीक है। अब देखो सेंटेंस के अंदर देते हैं, डैड वेंट फिशिंग, वो मछली पकड़ने के लिए, बताइए उसके ऑप्शन क्या दे रहा है, RPSQ एंड P, सारे ऑप्शन आ गए, RSQP, इजी हो गए जबकि अब, ठीक है। अब देखो डैड वेंट फिशिंग, उसके बाद अगर R से बनाता मैं सेंटेंस के अंदर, बिकॉज शी वांटेड, अब डैड के साथ में शी कहां से आ गया, देख रहे हो ये चीज, डैड के साथ में या तो ही होता, ये तो है नहीं, ठीक है। तो डैड वेंट फिशिंग बिकॉज शी वांटेड टू बी देयर, ये तो होगा नहीं, R तो गया, क्योंकि वहां पे जेंडर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, R का ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता अब ये। फिर निकलता है अगला, डैड वेंट फिशिंग सो दैट शी कुड वेलकम हर, ये शी कौन है, ये भी नहीं, अब देखो फिर से डैड के साथ में मैच नहीं कर रहा है, P ऑप्शन कैंसिल हुआ। अब बचा मेरे पास S एंड बचा मेरे पास Q, Q के साथ में अगर मैं बनाऊं तो देखो पूरा बनने वाला है, डैड वेंट फिशिंग बट मॉम स्टेड एट होम, मम्मी घर पे रुक गई, बिकॉज, क्योंकि वो चाहती थी कि क्या ना, देखो वहां पे मतलब वेटेड एट होम, व्हाई, बिकॉज देखो R का ऑप्शन, बिकॉज शी वांटेड टू बी देयर, फिर P का ऑप्शन, व्हेन टेरी अपना, शी वांटेड टू बी देयर व्हेन टेरी अराइव्ड सो दैट शी कुड वेलकम हर, ये हर कौन है, ये टेरी है, ये बात किसकी हो रही है, टेरी की हो रही है, ठीक है। तो शी कुड वेलकम हर, ठीक है, एंड मेक हर फील एट होम, तो इसलिए आपके पास सर्व हर सम ड्रिंक्स एंड सम बिस्किट्स एंड मेक हर फील एट होम, तो इसका आंसर इसलिए आपके पास देखो ये लगा। अगर आपको लॉजिक आ जाएगा लगाने का तो बिल्कुल प्रैक्टिस की, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वंस यू गेट द आइडिया तो ये अपने आप से लगना शुरू हो जाते हैं, इजी बढ़ता है फिर ये, ठीक है, एज इफ यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो अगला देखो, वी सर्च एवरीवेयर, ठीक है। अब सेंटेंस के अंदर फिर से वही 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ऐसे बनाया, वी सर्च एवरीवेयर, हमने सब जगह ढूंढा, ऑप्शन देखो जाकर क्या बनते हैं, RQSP, चारों ही है, काम और इजी है, वी सर्च एवरीवेयर, ठीक है। अगले लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, एंड अमंग्स द मैगजीन्स, इनसाइड द कबर्ड एंड सूटकेसेस एंड बुक्स बट समीर कुड नॉट फाइंड नो, ठीक है, फिर अंडर द बेड एंड टेबल्स, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, एक फिक्स फ्रेज है, नो ट्रेस, ठीक है, फिक्स फ्रेज क्या है, नो ट्रेस, उसको पता नहीं लग पाया उसकी लोकेशन के बारे में, नो ट्रेस ऑफ, ठीक है, ये अपने आप में फिक्स्ड है। तो इसको देखो कैसे आंसर निकलेगा, रिवर्स में आंसर निकल सकता है इस बारी, ये बात पक्का है कि इसका जो लास्ट होगा सेंटेंस, मतलब 5वां जो सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या लगना चाहिए था, नो ट्रेस ऑफ, और ये देखो नो किसका हिस्सा है, R का हिस्सा है, ये देखो। अब आप चेक करो किस ऑप्शन के अंदर R आखिरी में लगाया हुआ है, रिवर्स में भी आंसर आ जाता है,
ठीक है। कभी कभी देखो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आंसर में आप सब्जेक्ट से नंबर 1 से भी शुरू करते हो, उससे भी कर सकते थे, मना नहीं बन जाता, लेकिन आर्ट से देखो आपका टाइम सेव हुआ। हमने वो देखा कि जब हमने ध्यान से पढ़ा तो नो ट्रेस ऑफ, मैंने कहा था ना आपको सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो वही लगाया मैंने तरीका। तो इसलिए आर तो एक ही ऑप्शन के अंदर आखिरी है, वो बी वाला है। अब आप पूरा बना के देख लो। वी सर्च एवरीवेयर, फिर एस का ऑप्शन आया, अंडर द बेड एंड द टेबल, ठीक है, फिर क्यू लगाया उन्होंने, ठीक है, इनसाइड द कबर्ड एंड द सूटकेसेस, फिर पी का इस्तेमाल हुआ, एंड अमंग्स द मैगजीन्स, एंड के साथ में लास्ट क्लॉज जोड़ते हैं, एंड अमंग्स द मैगजीन्स, ठीक है। फिर लगता है आपके पास आर का ऑप्शन, ठीक है, एंड बुक्स बट समीर कुड नॉट, मैगजीन्स एंड बुक्स, ये देखो ये वाला पेयरिंग भी है बिल्कुल, ठीक है, मैगजीन्स एंड बुक्स, ठीक है, ये पूरा पेयरिंग है। बट समीर कुड नॉट फाइंड, ठीक है, कुड फाइंड नो ट्रेस ऑफ हिज वॉलेट, तो इसलिए इसका आंसर क्या बन रहा है, बी। तो जो प्रैक्टिस करके अपने अच्छे से कमांड ले लोगे तो आप उसको स्टार्टिंग सेंटेंसेस से या कंक्लूडिंग सेंटेंस दोनों से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। टेक्निक्स हैं, मैं वो अभी समय देखो ऑनलाइन क्लास में तो आपको सब टेक्निक्स के बारे में बता सकता हूँ, कुछ प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। फिर भी अगर किसी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो तो मुझे आपके ऐसे ऑफलाइन क्लासेस सेशन चलते हैं, उनमें भी मैंने काम करवाया है, वहाँ बच्चों को सबको कमांड मिल चुका है ऑलरेडी, सब अच्छे से स्कोर करते हैं पैराजम्बल्स में अपना। सेम जिसने फर्स्ट टाइम सीखना है या उसमें अभी प्रैक्टिस और आ रही है, करनी है, दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ कम टू मी, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। जो भी पोर्शन होगा सीधा बस अप्रोच करना है, ठीक है। सो चलो अब अगला ऐसा एक देखते हैं आज का, ये 2 लास्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी विद आंसर की। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि मैंने डाल दिया तो मैं कल डिस्कस नहीं करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके पास क्लासरूम 14 का पार्ट 2, उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो डिस्कस होंगे, और जो टाइप 2 है उसका, जो आज नहीं बताया मैंने, टाइप 2 में अगली वीडियो में बताने के लिए कहा मैंने, पार्ट 2 में उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आपका चलता रहेगा आज बस, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, एग्जाम भी आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो टाइम नॉर्मल एवरेज रख रहा हूँ। कल का जो वीडियो मिलेगा कम से कम 1 आवर से ज़्यादा का होगा, तो ध्यान रखना 1 आवर 20 मिनट्स अराउंड जाएगा वो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा सीखना है इसे। ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं, एनडीए के अंदर 40 मार्क्स हैं, सेम सीडीएस, आप लोग भी ध्यान रखो, ठीक है। ये 10-10 के सेट आते हैं पूरे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगला देखिए, इसमें नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। PRSP, क्यू से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब फिर से कोई 1 2 3 4 5 6, ये काम मत भूलना करना, इससे आपको इजी पड़ जाता है। मुझे नंबर 2 ढूंढना है कि नंबर 2 क्या होगा, ठीक है। अब नंबर 2 के लिए एक बात पक्का है, PSRP, क्यू से तो सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ये तो नंबर 2 हो नहीं सकता, तो इस पर हल्का सा लगा दो पेंसिल से मार्क, ये नंबर 2 नहीं हो सकता, इसको मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3 4 5 हो सकता है। अगला देखिए, द पब्लिक इज हियरबाय इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड के साथ में हमेशा क्या लगता है सेंटेंस के अंदर, डैट का इस्तेमाल, इन्फॉर्म्ड के साथ में डैट, हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में सीखे हैं इस चीज के अंदर, ठीक है। इन्फॉर्म डैट, आई हैव टू इन्फॉर्म यू डैट, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डैट का इस्तेमाल किसके साथ हो रहा है, आर के साथ। आर के साथ कितने ऑप्शन हैं, अकेला ऑप्शन है, पूरा बनाना चाहो बना लो, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट्स थोड़ा मिलेंगे जब आर के साथ में ऑप्शन ही अकेला है वो, ठीक है। इतना देखो सिस्टमैटिक अप्रोच, ये ना वर्बल रीजनिंग होती है, लॉजिकल एप्टीट्यूड नहीं पड़ता, लॉजिक लगाना, ठीक है, उस तरह से आंसर सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखो, जब यहाँ पे इन्फॉर्म डैट का फिक्स्ड आपको फ्रेज याद हो जाएगा तो इजिली बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगले पे आइए, मॉडर्न एजुकेशन इज बुकिश, ऑप्शंस पे जाओ फिर से, RRQP, एस से मेरा नंबर 2 सेंटेंस, ऐसे फिर से 6 गिवन है, 1 गिवन है, नंबर 2 ढूंढना है। नंबर 2 मेरा स्टार्ट किससे नहीं हो सकता, RRQP, एस से मेरा नंबर 2 स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको मेरे को कंसिडर ही नहीं करना है। तो अब क्या लिखा जाएगा, मॉडर्न एजुकेशन इज बुकिश, ठीक है। उसके बाद अगला निकलता है आपके पास ऑप्शन नंबर, चलो क्यू का लगा के देख लेते हैं, इज बुकिश इम्पोर्टेड इन स्कूल एंड कॉलेजेस, इसमें लिंक कहाँ है, कॉमास नहीं है, कुछ नहीं, कोई बीच में क्लॉज का लिंक नहीं है, इसलिए क्यू ऑप्शन कैंसिल हुआ। फिर लगता है पी का ऑप्शन, पी के ऑप्शन लिखता है मॉडर्न एजुकेशन इज बुकिश द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, इस बुकिश के बाद में द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ कहाँ से आ गया आपके पास, ये लिंक ही नहीं आ रहा, कुछ सेंस नहीं है, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर पी भी गया। अब बचते हैं आरपी एंड आरपीओ, तो उसने ऑलरेडी लगा के दे दिए मुझे, मॉडर्न एजुकेशन इज बुकिश, फिर आर का इस्तेमाल एंड डिवोर्स फ्रॉम, वो भटकी हुई है, अलग है बिल्कुल, डिवोर्स फ्रॉम। पी का इस्तेमाल करो, द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, उसमें जो जीवन की हमारे पास सच्चाई है वो ज्यादा एजुकेशन में, हमारी जो बुकिश एजुकेशन है उसमें नहीं मिलती है सीखने को, ठीक है, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। फिर अगर निकलता है आपके पास, देखो ऑप्शन एस का लगना चाहिए था, दैट द सो कॉल्ड लिबरल एजुकेशन, ठीक है। फिर क्यू का ऑप्शन इम्पोर्टेड इन स्कूल एंड कॉलेजेस,
डज नॉट हेल्प स्टूडेंट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, मतलब उनको जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो ना देकर के हम लोग बुकिश फिलोसफिकल चीजें ज्यादा पढ़ा दें तो उनको उसकी जो रियल एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती है, लेटर ऑन दे फाइंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन फाइंडिंग जॉब्स एंड ऑल। तो ये चीज बनता है, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा आपके पास RPSQ बनेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन था आज का। सो आज वीडियो ही एंड कर रहा हूँ मैं आपकी, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में पार्ट 2 जहाँ पे आगे का पोर्शन है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा। काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, देखिए, ठीक है, काफी लेंथ में बना रखे हैं, ठीक है। ये आपके पास सारे पार्ट 1 टाइप 1 का चल रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 के अंदर ये सारे क्वेश्चंस हैं, साथ में इसके आंसर्स भी आपके पास प्रोवाइड करे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं मैंने कहा था ये 30 क्वेश्चन बनाए हैं तो 30 के 30 पूरे कराऊंगा भी मैं आपको, चाहे मैं कोई पार्ट 3 वीडियो का बनाना पड़े। ये टाइप 2 पैराजम्बर्स होते हैं, इसके साथ में भी हम लोग डिस्कशन लेंगे। इसके अंदर S1 S6 नहीं होता है, ये वाले होते हैं, इजी होते हैं। टाइप 1 सीखे तो ये अपना आप ही लगाने आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो डू लेट मी नो। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.